हेलो दोस्तों, राकेश रैंक अप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी पहली सीरीज चालू करने जा रहे हैं, उड़ान प्रीलिम्स स्टैटिक्स, जिसमें कला एंड संस्कृति के पढ़ेंगे अपन। पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला। इसमें पहला चैप्टर है भारतीय वास्तुकला। वास्तुकला का तात्पर्य होता है संरचनाओं को डिजाइन करने की कला और विज्ञान से है। भारतीय वास्तुकला की कहानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक स्वतंत्रता भारत तक के क्रमिक विकास की कहानी है। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला। भारतीय वास्तुकला के सबसे पुराने अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर में पाए गए हैं। इस सभ्यता के नगरों को एक आयताकार ग्रिड पैटर्न में बसाया गया था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। मानकीकृत आयामों में पक्की हुई ईंटों के प्रयोग का उपयोग किया है। जिप्सम और मोर्टार का उपयोग करके ईंटों की परतों को एक साथ जोड़ा है। आवासीय इमारतें घरों को आमतौर पर आंगन, सपाट छतों और कई कमरों के साथ बनाया जाता था। बड़े घरों में सामान्यतः निजी कुएं और स्नानालय होते थे। दरवाजे और खिड़कियां शायद ही कभी मुख्य सड़कों पर खुलती थी, जिससे गोपनीयता बनी रहती थी। रक्षात्मक संरचनाएं बाढ़ और आक्रमणों से बचने के लिए शहरों में ईंटों से बनी किलेबंद दीवारें होती थी। उठा हुआ मंच ऊपरी और निचले दोनों शहर ऊंचे मंचों पर बने थे, लेकिन ऊपरी शहर के मंच की ऊंचाई अधिक थी। धोलावीरा क्या एक विशिष्ट जगह है, क्योंकि इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था और निर्माण में जली हुई ईंटों की बजाय पत्थरों का उपयोग किया गया था। उन्नत जल निकासी शहर उन्नत जल निकासी प्रणाली से सुसज्जित है, जिसमें प्रत्येक घर की छोटी नालियां एक बड़ी नाले से जुड़ी हुई थी। नियमित सफाई और रखरखाव के लिए नालियों को अस्थायी तौर पर ढका गया था। नियमित अंतराल पर मलकुंड की उपस्थिति के अलावा कुओं की उपस्थिति भी देखी गई है। शहरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, गढ़ शहर, उजला शहर और निचला शहर। उजला शहर जो था पश्चिमी भाग में स्थित था, निचले शहर से छोटा था क्योंकि यहाँ शासक वर्ग रहता था। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें जैसे अन्न भंडार, प्रशासनिक भवन, स्तंभ वाले हॉल, शासकों और अभिजात वर्ग के प्रांगण आदि शामिल थे। प्रांगण मतलब रहने के स्थल। निचला शहर पूर्वी भाग में अवस्थित और गढ़ से बड़ा था, क्योंकि यहाँ आमजन लोग रहते थे। एक कमरे वाले छोटे घर संभवतः कार्यशील वर्ग के लिए बनाए गए थे। अब हम पढ़ रहे हैं मौर्य वास्तुकला। मौर्य वास्तुकला बौद्ध और जैन धर्म से प्रभावित थी। राज्य संरक्षण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इसे दरबारी कला और लोक कला में विभाजित किया जा सकता है। दरबारी कला का मतलब होता है इसमें शासकों द्वारा बनाए गए वास्तुशिल्प शामिल है। इसका उपयोग राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। महल कुम्भलहार में अशोक का एक महल 3 मंजिला विशाल लकड़ी की संरचना थी, जिसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान में पर्सिपोलिस के एकेमेनिडो महल से प्रभावित था। मेगास्थनीज के अनुसार यह महल मानव जाति की महानतम कृतियों में से एक था। स्तंभ अशोक के स्तंभ शिलालेख राज्य के प्रतीक के रूप में और युद्ध विजय की स्मृति बनाए गए थे ना। स्तंभ आमतौर पर चुनार के पलवा पत्थरों से बने थे। स्तंभों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 आता है यष्टि शाफ्ट। यष्टि एक पत्थर के टुकड़े या मोनोलिथ एकास्म से बना होता है, जिससे स्तंभ के आधार का निर्माण होता है। बेसिकली ये वाला हिस्सा। उसके बाद आता है शिखर। शिखर यष्टि के ऊपर स्थित होता है। यह कमल या घंटी के आकार का हो सकता है। ईरानी स्तंभों से प्रभावित घंटी के आकार वाले ये स्तंभ अपने विशेष चमक और अभिष्ट परिमार्जन के लिए जाने जाते हैं। बेसिकली ये वाला हिस्सा। उसके बाद अबेकस। अबेकस शिखर के शीर्ष पर एक गोलाकार या आयताकार आधार होता है, जिसे अबेकस के नाम से जाना सकता है। अबेकस पर जानवरों की आकृतियों को स्थापित किया गया है। बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अबेकस। इसके ऊपर ये चार सिंह की आकृतियों को लगाया गया था। शिखर आकृतियां कैपिटल फिगर्स, ये आमतौर पर बैल, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृतियां होती है। शिखर आकृतियों वाले कुछ मौजूदा स्तंभ जो बिहार के बसरा बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा में तथा उत्तर प्रदेश में संकिसा और सारनाथ अशोक स्तंभ में पाए गए हैं। राष्ट्रीय प्रतीक
सारनाथ स्तंभ का अबेकस और शीर्ष भाग का सिंह जो देश के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सारनाथ स्तंभ के अबेकस में 4 जानवर 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें घोड़ा पश्चिम दिशा का, हाथी पूर्व दिशा का, वृषभ दक्षिण दिशा का, शेर उत्तर दिशा का। अबेकस में चारों दिशाओं में 24 तीलियों वाले चक्र का चित्रण है। पशु की गति दाएं से बाएं है। बेसिकली ये सॉरी ये से राष्ट्रीय प्रतीक पर बैल को नीचे दाईं ओर तथा घोड़े को नीचे बाईं ओर देखा जा सकता है। हाथी रानी माया देवी के स्वप्न को दर्शाता है। वृषभ उस महीने की राशि को दर्शाता है जिसमें बुध का जन्म हुआ था। घोड़ा बुध के घोड़े कंठ का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उपयोग उन्होंने राजसी जीवन से दूर जाने के लिए किया था। आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। इस स्तंभ शिखर का निर्माण अशोक ने धर्म चक्र प्रवर्तन द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है की स्मृति में करवाया था। 4 शेर के प्रतीक सभी दिशाओं में बुद्ध के दम को फैलाने के प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक में मुंडक उपनिषद के शब्द सत्य में जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, अबेकस के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। अशोक और एकमेनियन ये बोले तो हक्कामनी स्तंभों के बीच अंतर। पहला है अवधि के आधार पर। अशोक के स्तंभ 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जबकि एकमेनियन स्तंभ 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इनका उद्देश्य के आधार पे अशोक के धम्म कानून जो थे के संदेशों के विस्तार के लिए स्वतंत्र रूप से शिलालेखों के रूप में स्थापित है, जबकि एकमेनियन स्तंभों का उद्देश्य बड़े महल नुमा या औपचारिक संरचनाओं जैसे दर्शक बल को सहारा देने आदि के लिए है। सामग्री के आधार पे अशोक के स्तंभों में बलुआ पत्थर या अन्य स्थानीय पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जबकि एकमेनियन स्तंभों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर या अन्य स्थानीय पत्थरों का प्रयोग किया गया है। संरचना अशोक के स्तंभों की संरचना शिखर के साथ एक खंड यष्टि है, जबकि एकमेनियन स्तंभ ऊंचे विस्तृत शिखर के साथ बांसुरीदार यष्टि और एक साथ जोड़े गए कई पत्थरों से बने हुए हैं। धार्मिक प्रभाव अशोक के स्तंभों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक है, जबकि एकमेनियन स्तंभ पारसी धर्म और फारसी संस्कृति से संबंध है। शिखर शेर, हाथी और वृषभ की मूर्तियां हैं, जबकि अधिकांशतः बगले अक्षर एकमेनियन स्तंभों में अधिकांशतः बगले अक्षरों में जो दलों के सिर, ग्रिफिन या अन्य पौराणिक जीव अंकित होते हैं। स्तूप मूल रूप से समाधान के टीलों को कहा जाता है। स्तूप समाधान टीले का पारंपरिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें के मृतकों के अवशेष राख रखी जाती हैं। बहुत पूर्व होने के बावजूद स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ये प्रश्न यूपीएससी 2023 में पूछा जा चुका है। स्तूप के संरक्षकों में सामान्य लोगों से लेकर गृहपति और राजा तक शामिल होते थे। कई स्थलों पर शिल्पी संघों द्वारा दान का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि बहुत कम शिलालेख है जिसमें कारीगरों के नाम उल्लेख है, जैसे पित्तलखोरा पश्चिमी घाट में सतमाला रेंज में है, जो कान्हा और महाराष्ट्र में कोंडानी गुफाओं लोनावाला के पास जो है में स्थित शिलालेखों में कारीगरों की श्रेणियों जैसे पत्थर तराशने वाले सुनार, पत्थर पॉलिश करने वाले बढ़ई आदि का भी उल्लेख किया गया है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से संरक्षण का पैटर्न बहुत सामूहिक रहा है और शाही संरक्षण के बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो स्तूप की संरचना होती थी, इसमें जो सबसे चारों जो आप देख सकते हैं रेलिंग के रूप में जो इसको वेदिका बोलते थे, और ये जो गैलरी बनी हुई है दोनों तरफ, ये प्रदक्षिणा पथ जो आज के मंदिरों में जो होता है, ये दोनों प्रवेश द्वार बोल सकते हो। और ये है हरनिका, और ये सबसे ऊपर है छत्रक, और इस पूरे भाग को बोलते हैं अंड। स्तूप की विशेषताएं बौद्ध स्तूप एक ठोस संरचना वाला अर्ध गोलाकार गुंबद है। स्तूप का मुख्य भाग कच्ची ईंटों से बना हुआ है, जबकि बाहरी सतह पक्की ईंटों से बनी हुई है। इसमें एक बेलनाकार संरचना होती है जिसके शीर्ष पर हर्मिका और छतरी बनी होती है। यह प्रदक्षिणा पथ से घिरा हुआ होता है जहां भक्त परिक्रमा करते हैं। पूरी संरचना लकड़ी की रेलिंग और तोरण नामक प्रवेश द्वारों से भी घिरी होती है।
बुद्ध के जीवन की घटनाओं जैसे जन्म, परित्याग, ज्ञानोदय, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण को कमल, हाथी, जातक कथाओं आदि प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। महत्वपूर्ण स्तूप। बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण बिहार में राजगृह, वैशाली, वेथादीपा और पावा, नेपाल में कपिलवस्तु, अलकप्पा और रामग्राम, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, पिपलीवन, अवंती और गांधार सहित कई स्थानों पर बुद्ध के अवशेषों पर कई अन्य स्तूपों के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है जो गंगा घाटी के बाहर है। भरहूत, बोधगया, अमरावती और नागार्जुन कोंडा अन्य महत्वपूर्ण स्थल थे। सांची का स्तूप। सांची स्तूप जो विश्व धरोहर स्थल है, भोपाल के पास रायसेन जिले में बेतवा नदी के पश्चिम में अवस्थित है। यूपीएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न भी है। अन्य अपेक्षाकृत छोटे स्तूपों के साथ सांची में 3 जो है मुख्य स्तूप है। ऐसा माना जाता है कि स्तूप 1 में बुद्ध के अवशेष है। स्तूप संख्या 2 में 3 अलग अलग पीढ़ियों से संबंधित 10 अर्थ का मतलब है जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है के अवशेष है। इनके नाम अवशेष ताबूत पर पाए जाते हैं। स्तूप 3 में सारिपुत और महामोगलायन बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे ना, इनके अवशेष है। मूल रूप से स्तूप एक छोटी ईंट की संरचना थी जिसका समय के साथ विस्तार हुआ। बाद में इसे पत्थर से ढका गया और वेदिका तोरण द्वार से घेर दिया गया। शिलालेख के साथ अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ युग स्तूप के दक्षिणी ओर पाया गया है। यहाँ ऊपरी प्रदक्षिणा पथ भी है जो इस स्थल के लिए अद्वितीय है। चारों प्रवेश द्वारों को मूर्तियों द्वारा सजाया गया है। सांची की मूर्तियां आयाम में छोटी होने के बावजूद बहुत प्राकृतिक है। स्तंभों पर यक्षों की मूर्तियां उत्कीर्ण है और साल बंजिया, पेड़ की शाखा पकड़ी हुई महिला की मूर्तियां अपने विशेष आकर्षक आकार के लिए उल्लेखनीय है। अशोक के काल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। लोक कला। शाही समर्थन के अलावा स्थानीय समर्थन के माध्यम से मूर्ति कला, चीनी मिट्टी की वस्तुएं और गुफा निर्माण सहित कला के रूपों का विकास हुआ। इन्हें लोक कला के रूपों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 पे गुफा वास्तुकला। रॉक कट गुफा वास्तुकला का विकास मौर्य काल के दौरान हुआ था और आमतौर पर इन रॉक कट गुफाओं का उपयोग जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विहार के रूप में किया जाता था। विहार क्या होते थे? जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहने के आवास को बोलते थे और चैत्य जो थे वो उनके पूजा घर बोलते थे। गुफाओं की मुख्य विशेषताओं में अत्यधिक पॉलिश युक्त आंतरिक भाग और सजावटी प्रवेश द्वार थे। प्रारंभिक मौर्य गुफाओं का उपयोग आजीविक संप्रदायों द्वारा किया जाता था। बाद में वे बौद्ध मठों के रूप में लोकप्रिय हो गई। बिहार के बराबर और नागार्जुन गुफाओं का निर्माण मौर्य काल के दौरान हुआ है था। मुख्य विशेषताओं में आयताकार और गोलाकार प्रवेश द्वार जिसे मुख्य विशेषताओं में आयताकार और गोलाकार प्रवेश द्वार, आयताकार ऐसे हो सकता है और गोलाकार ऐसे भी प्रवेश द्वार थे। चिकनी आंतरिक दीवारें और ध्यान हेतु न्यूनतम कक्ष शामिल है। लोमस ऋषि गुफा जैसी कुछ गुफाओं में मेहराब और सम्राट अशोक के शिलालेख भी हैं। गुफाएं ज्यामितीय नक्काशी और शिलालेखों के साथ प्राकृतिक परिवेश में रणनीतिक रूप से स्थित है जो संप्रदाय की कठोर जीवन शैली और प्रकृति से जुड़ाव पर बल देती है। बराबर पहाड़ियां 4 गुफाओं के समूह को समाहित करती है जिन्हें एक साथ बराबर गुफाएं कहा जाता है, जिनमें इन्हें लोमस ऋषि, सुदामा, विश्वकर्मा, करंग चौपड़ गुफाओं के नाम से जाना जाता है। नागार्जुनी गुफाओं में वादितिका गुफा, वपियन गुफा और गोपिका गुफा शामिल है। लोमस ऋषि गुफाएं ये बिहार के गया के पास बराबर पहाड़ियों और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। ये गुफाएं अशोक ने आजीविक संप्रदाय को दान में दी थी। गुफा को प्रवेश द्वार पर अर्धवर्ताकार चैत्य मेहराब से सजाया गया है। रांची की गुफाओं को पांडवलिनी गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों प्रश्न यूपीएससी 2013 और 2021 में पूछा जा चुका है। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्तूपों में तोरण, वेदी की सजावट और धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता था। मौर्य काल की मूर्तियां जैन, हिंदू और बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित थी। ये अपने यथार्थवादी प्राकृतिक शैली और चिकनी सतह और पॉलिश पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य प्रतिमाओं में पशु प्रतीकवाद जैसे शेर और हाथी, धर्मचक्र जैसी प्रारंभिक बौद्ध प्रतिमाएं और तीरंदाज दक्षिणी बलवत्ता और प्रसन्नता का प्रतीक एक विशिष्ट सुंदर महिला की जो आकृति होती है शामिल है।
उल्लेखनीय उदाहरणों में सारनाथ का सिंह स्तंभ और रामपुरा स्तंभ शामिल है। मृत भांड के बर्तन, मौर्य काल के मिट्टी के बर्तनों को उत्तरी काले परिमार्जित मृत भांड नॉट ब्लैक पेंटेड वे के रूप में जाना जाता है। उनकी विशेषता ये थी कि वे काले रंग के प्राकृतिक चमकदार मृत भांड थे। उन्हें मिट्टी की बर्तनों में विशिष्ट श्रेणी के बर्तन माना जाता था। मौर्योत्तर वास्तुकला, मतलब जो मौर्य शासन के बाद की जो वास्तुकला आई थी उसको मौर्योत्तर वास्तुकला के नाम से बोलते हैं। उस काल की कला बदलते सामाजिक राजनीतिक परिवेश को प्रतिबिंबित करती है, जिसे उत्तर में शुंगों, गंगों, कुशाओं और शकों तथा दक्षिणी और पश्चिमी भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, आबिरों व कटकों द्वारा आगे बढ़ाया गया था। रोकड़ गुफाएं, इस अवधि में दो प्रकार की गुफाओं का सकते हैं, तो चैत्य और विहार। चैत्य में पहले पढ़ चुके हैं। चैत्य मतलब होता है भिक्षुओं के जो पूजा करते हैं उनको चैत्य बोलते हैं। विहार जो थे उनके रहने के निवास स्थल को विहार बोलते थे। गुफाओं को आमतौर पर मानव और जानवरों की आकृति में सजाया गया था। इनमें आंगन और पत्थर की दीवारें भी थी। चैत्य और विहार, चैत्य को प्रार्थना कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता था। विहार वस्तुतः बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय स्तर होते थे। चैत्य में एक छोटा आयताकार द्वार होता था जो एक मेहराबदार हॉल में खुलता था। विहार में एक मुख्य गृह, सभागृह और भोजन कक्ष होता था। बिहार में चट्टानों की गहराई में बने कक्ष ध्यान के लिए होते थे। अगर पश्चिमी भारत में गुफा परंपरा, यहाँ ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक की कई बौद्ध गुफाएं पाई गई है। पश्चिमी भारत में मुख्यतः वास्तुशिल्प के तीन प्रकार थे। एक था मेरा अवतार गुम्बदनुमा छत चैत्य हॉल, यह अजंता पित्तलखोरा भांजा में। मेरा अवतार गुम्बदनुमा छत स्तंभ रहित हॉल महाराष्ट्र के थाना नागसूर में। फिर सपाट छत वाला चतुर्भुज हॉल, पीछे की ओर एक गोलाकार कक्ष के साथ सपाट छत वाला चतुर्भुज हॉल महाराष्ट्र के कोंडिवाइट में। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के महत्वपूर्ण स्थल, नासिक में बिहार गुफाएं, जुन्नर महाराष्ट्र में गणेश लेणी, मुंबई में कनेरी गुफाएं। ये अधूरी चैत्य गुफा कनेरी की, ये चैत्य हॉल कार्ले का, और ये नासिक की गुफा संख्या 3। कार्ले में सबसे बड़ी रोककर चैत्य गृह की खुदाई की गई थी। इस गुफा को मानव और जानवरों की आकृतियों से सजाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण बिहार गुफाएं, अजंता गुफाएं, बेरसा गुफाएं और नासिक गुफाएं हैं। नासिक में बिहार गुफाओं की खुदाई के सामने के स्तंभों पर घाट आधार और घाट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी गई थी। अन्य गुफा स्थल पुणे के पास भाजा गुफाओं में बौद्ध गुफाएं, मुंबई में कन्हेरी, जुन्नर सबसे बड़ा गुफा खनन स्थल है। जुन्नर में बिहार गुफा की भी खुदाई की गई थी, जिसे गणेश लेणी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बाद के काल की गणेश की एक छवि स्थापित की गई थी। अब पूर्वी भारत में गुफा परंपरा, बौद्ध गुफाओं की खुदाई मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में की गई है। गुंटापल्ले गुफा आंध्र प्रदेश में, गुफाओं की खुदाई दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। पश्चिम भारत में गुफाओं की तुलना में ये गुफा अपेक्षाकृत छोटी है। ये उन प्रमुख स्थलों में से एक है जहाँ एक ही स्थान पर समुचित स्तूप, विहार और गुफाओं की खुदाई की गई है। इसमें गोलाकार चैत्य गुफा और आयताकार विहार गुफाएं हैं। आंध्र में अन्य गुफा स्थल रामपेरापल्लम, अनकापल्ली और धान्यकट्टक। विशाखापट्टनम में अनकापल्ली 4वीं-5वीं शताब्दी के दौरान पहाड़ी को काट कर एक विशाल चट्टानी स्तूप बनाया गया था। यह एक अद्वितीय स्थल है क्योंकि यहाँ देश में चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे बड़ी स्तूप है। धान्यकट्टक आंध्र प्रदेश, महासंगीकों के अधीन बौद्ध के अंदर। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं ओडिशा, इन गुफाओं में खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख है। शिलालेख के अनुसार गुफाएं जैन भिक्षुओं के लिए थी। इस गुफा में विशाल आकृतियां पाई जाती हैं। इस परिसर में कुछ गुफाओं की खुदाई 8वीं से 9वीं शताब्दी में की गई थी। यहाँ अनेक एकल कक्ष खुदे हुए हैं। स्तूप, मौर्योत्तर काल में स्तूप आकार में बड़े और अधिक सजावटी हो गए थे। लकड़ी और ईंट के स्थान पर पत्थर का प्रयोग तेजी से होने लगा। शुंग राजवंश ने तोरण का विचार प्रस्तुत किया था। तोरण पर आकृतियां और पैटर्न उकेरे गए, ये इलेस्ट्रेटिव प्रभाव के प्रमाण थे। मध्य प्रदेश में बलूत और सांची स्तूप। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको यहीं पे रोकते हैं और दोबारा इसको यहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा।
आप कमेंट में लिख सकते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी बुकलेट का ऑडियो फॉर्मेट में इसको एक्सप्लेन किया जाए, वीडियो फॉर्मेट में इसको भी।